हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाँ जी, तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ। तो सबसे पहले एक बार दिल खोल के मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो क्या करते हैं हम यूनिवर्स को हम थैंक यू बोलते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। तो एक बार अच्छे से मुस्कुराते हैं और हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ मार्च 2021 पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, उम्मीद है सभी ने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। आपके सामने इस समय जो है ये क्वेश्चन पेपर इस समय होगा, मॉक टेस्ट पेपर 1 सीए फाउंडेशन, जिसका हम देख रहे हैं पार्ट 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन पेपर आप ओपन कर लीजिए अपने सामने, डाउनलोड आपने ऑलरेडी कर लिया होगा। मार्च 2021 सीरीज़। ठीक है, टोटल इस पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स, 40 क्वेश्चंस बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, हमारा जो फाइनल पेपर होता है उसमें भी यही क्राइटेरिया रहता है, 60 मार्क्स इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस है। अब जैसे यहाँ पर हम मॉक टेस्ट में देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट 60 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं, लिखा भी हुआ है स्पेसिफिकली कि दिस इज़ पार्ट 1 इकोनॉमिक्स, एंड देन हम आएंगे आगे पार्ट 2 पर, तो वहाँ पर मेंशन किया गया है कि पार्ट 2 इज़ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि मैम पेपर में ऐसा नहीं आता कि वो ऊपर लिखा हो बिजनेस इकोनॉमिक्स या बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, वी हैव फुल 100 क्वेश्चंस ऑल जम्बल्ड अप। ऐसा नहीं आता है कि इकोनॉमिक्स के ये वाले 60 हैं और बीसीके के हमारे ये वाले 40 हैं। ठीक है, जैसा स्टूडेंट्स बता रहे हैं उसी पर हम चलते हैं, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स और आपके मैथमेटिक्स ये दोनों पेपर्स जो हैं ICAI की तरफ से बाद में अपलोड नहीं किए जाते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन में वो क्वेश्चन पेपर क्या था उसका हमें ऑफिशियली कुछ हमारे पास नहीं आता कि वो प्रॉपर पेपर क्या था। तो वो स्टूडेंट्स बताते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या हमने अटेम्प्ट किया, वो ही फीडबैक सारा का सारा हमारे पास रहता है। तो स्टूडेंट्स ने ये बताया है कि मैम जो पेपर होता है ना उसमें ये बाइफिकेशन नहीं आती है, सारे क्वेश्चंस जम्बल्ड अप होकर आते हैं, और ओवरऑल यही है 60 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स और 40 क्वेश्चंस बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से हुई होगी और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की भी अच्छे से हुई होगी। लेटेस्ट असाइनमेंट जो आपको मिला था उसके चेंजेस शायद आपने लर्न कर लिए होंगे या फिर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10। Question number 1, the book The Wealth of Nations is written by, very 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 easy question, the book is written by Adam Smith. Then second, the nature of business economics. Business economics is a science. Definitely business economics is a science. Science is anything
जिसमें हम हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहे हैं. जो हमारे लॉज हैं वो चेक्ड हैं, एक्सपेरिमेंटेड हैं, लॉ है इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये लॉ है. सो इट इज़ अ साइंस. It incorporate elements of macro analysis definitely. Interdisciplinary in nature. इसका मतलब क्या था, हमने बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स से जो है टर्म्स उठाई हुई हैं अपने इकोनॉमिक्स में. जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि हम शेयर मार्केट में शब्द यूज़ करते हैं बुल्स एंड बियर्स. फिर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी एज सच तो आर्मी का वर्ड है, बट हम इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो उसको बोलते हैं हम इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द कंट्री इज़ अ प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी. तो प्लीज़ अपने आंसर्स लिखिएगा ज़रा. क्वेश्चन नंबर 3 आपके हिसाब से आंसर क्या है. Which of the country is socialist economy? So B, C, D, A. देखा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि आपका आंसर क्या है, बिकॉज ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें गलती होने के पूरे चांसेस हैं. और वही हो रहा है, सारे आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं A, B, C, D. देखिए, विच ऑफ दीज कंट्री इज़ अ प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी. अगर आपको ध्यान हो, हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था सोशलिस्ट इकोनॉमी, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस समय इस दुनिया में कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है विच इज़ सोशलिस्ट. प्रेजेंटली every economy is moving towards mixed economy. सारी economy including China also. So the answer is none of these. कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है प्रेजेंटली वर्ल्ड में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो. USSR इज़ नहीं है, वॉज है अब ये. ठीक है, तो इट्स इन पास्ट नाउ. सो विच ऑफ दीज कंट्री इज़ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, नन ऑफ दीज. मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 4. अगेन आंसर्स लिखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपके हिसाब से क्या आंसर है, रैशनल डिसीजन मेकिंग. क्वेश्चन नंबर 4. डी 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 ऑलमोस्ट सभी, बीच में एक आधा ए और बी भी आ रहा है. सो एब्सोल्युटली करेक्ट, मेजॉरिटी ने आंसर बिल्कुल सही निकाला है. रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स कंज्यूमर्स प्लान इज टू अटेन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये जो हमारा बी पार्ट है ना, जिन्होंने ये मार्क किया है वो भी एक्चुअली गलत नहीं है, बिकॉज इसको भी हम डेफिनेशन देते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग की. ठीक है, लेकिन अब ICAI अगर आपको ये दोनों ऑप्शन दे रहा है ना कि चॉइसेस कंसिस्टेंट विद गोल्स एंड कंज्यूमर्स प्लान इज टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो फिर जो हमारा आंसर रहेगा दैट विल बी डिटर्मिनेशन. बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, टू अटेन हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो मुझे तो उम्मीद थी कि आप लोग गलती करोगे, लेकिन आप लोगों ने करी नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज डिटर्मिनेशन. फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5. द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था, हमने जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड सेज प्राइस एंड क्वांटिटी हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप. सो दैट मीन्स हायर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. तो एक बात आ रही थी कि भाई ऐसा क्यों होता है, जिसको हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट करने का रीज़न क्या है. ऐसा क्यों होता है कि हायर द प्राइस तो लोअर इज़ द क्वांटिटी. तो वो जो रीज़न आते हैं तो उसमें आता है इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट.
हायर द प्राइस लोअर क्वांटिटी, क्योंकि एक रीज़न होता है अब वो हमारी इनकम के स्कोप से बाहर निकल गया। हमारी इनकम तो उतनी ही रह गई, सामान का प्राइस बढ़ गया तो हम अब उसे बाय ही नहीं कर सकते, हमारी बाइंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई। इसलिए हायर द प्राइस लोअर इज़ द क्वांटिटी। दूसरा रीज़न आता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर क्या करता है, उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो क्योंकि सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ये क्या हो जाती है, रिड्यूस। तो वहाँ पर हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर मीन्स ये इफ़ेक्ट रन करेगा, ये इफ़ेक्ट ऑपरेट करेगा। कब कब करेगा? सबसे पहले इफ़ द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स, डेफिनेटली जब आपके पास क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है किसी प्रोडक्ट का तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट तो ऑपरेट करेगा। देयर इज़ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड। लोअर कॉस्ट मीन्स एंड लोअर इनकन्वीनियंस ऑल्सो। आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, एडिक्शंस नहीं है, यू कैन ईजिली स्विच ओवर। तो तीनों ही केसेस में सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा। देयरफॉर आंसर इज डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, करेक्ट। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। What are the internal causes of business cycles? Business cycles, up and downs, expansions and contractions. उसके पूछ रहे हैं internal causes. So fluctuations, macroeconomic policies, money supply, and the last option is all of these. तो बताइए आपने इसका क्या आंसर निकाला है क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल रेडी रहते हो तुम लोग आंसर देने के। मैंने कहा नहीं कि तुम्हारा टक 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 शुरू हो गया और इसमें फिर से सारे आंसर्स आ रहे हैं। A, C, D। तरुवर बेटा तुम बारी बारी लिखोगे D D D D तो भी आंसर तो D ही रहेगा ना। सिंगल टाइम लिखो, सब बच्चे एक ही बार लिख रहे हैं। सो A, C, D, ओके, सारे आंसर्स इसमें आ रहे हैं। देखिए आपकी जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसका पेज नंबर 122, यहाँ पर जो है ना ये लिखा गया है इंटरनल कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, ये सारे ही हैं। फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मनी सप्लाई, ये सारे इंटरनल कॉजेज़ हैं। इंटरनल का मतलब है कुछ एक्सटर्नल भी होगा। तो एक्सटर्नल आपके जैसे वॉर, अगर देश में कोई वॉर हो जाता है या फिर देयर इज़ नेचुरल फिनोमेना, क्राइसिस, सुनामी, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये एक्सटर्नल हैं। और जो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ गिवन है, फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मनी सप्लाई, ये सारे के सारे हमारे इंटरनल कॉजेज़ हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सारे ही जो हैं वो कॉजेज़ हैं बिजनेस साइकिल के। सो आंसर इज़ डिटर्मिनेशन। आप है ना क्या करो, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है ना उस पर है ना, अगर तो आपने प्रिंट आउट निकाला हुआ है तो आप एक स्टार लगा लो उस पर, और अगर प्रिंट आउट नहीं है तो आप है ना उससे कहीं पेपर पे नोट कर लो कि इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट मार्च 2021 सीरीज़ और ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को ना 2-3 बार रिवाइज करना है ताकि अगर ये पेपर में एज इट इज़ आए तो फिर वहाँ पर गलती हमसे नहीं हो। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू हॉटरे, ट्रेड साइकिल इज़
उम्मीद है ये तो सबको याद होगा, इट इज़ अ मॉनेटरी फिनोमेना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ टिपिकल बिजनेस साइकिल? So typical business cycle is very easy. Answer is aspiration, economic expansions followed by contractions. ठीक है, then question number 9, a relative price is. तो क्वेश्चन नंबर 9 ये वैसे हमारे ऑलरेडी बुक का क्वेश्चन है, ये बुक में किया हुआ है क्वेश्चन हमने, अ रिलेटिव प्राइस इज। फिर भी मुझे लग रहा है कि शायद कोई गलती आपने करी हो, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपने आंसर क्या निकाला है? अ रिलेटिव प्राइस इज, सभी ने सही निकाला है, बी 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 बेसिक्स। सो आंसर इज रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्राइस। देन क्वेश्चन नंबर 10, in case of substitute product the demand curve। तो एक बार याद कर लें, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के केस में प्राइस और क्वांटिटी, इसका रिलेशनशिप कैसा होता है? मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनवर्स है या डायरेक्ट है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हायर द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट हायर इज द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट। So suppose it is Pepsi and Coke। तो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो कोक की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो जहाँ पर रिलेशनशिप डायरेक्ट चल रहा है, सो द डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। किसी के सारे करेक्ट हो, ऑल 10 क्वेश्चंस करेक्ट, एक भी गलती ना हुई हो, सारे के सारे 10 क्वेश्चन करेक्ट। तो बच्चे बता रहे हैं कि हमारे कितने कितने गलत थे। तो क्या कोई है जिसके सारे आंसर सही हुए हों? क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अभी नहीं है। हाँ, तो अच्छी बातें होना भी नहीं चाहिए, कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है हमसे। तो ये हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और अगर 1 to 10 में किसी को कोई पॉइंट पे डाउट है तो आप वो प्लीज़ लिख करके डाउट अपना पूछ लीजिए। हाँ जी, तो डाउट आप पूछ रहे हैं, अंश ने लिखा है आई हैव डाउट इन क्वेश्चन नंबर 10। तो अंश लिख रहे हैं कि मामी आई हैव डाउट इन क्वेश्चन नंबर 10। अंश, तुम्हारे साथ ना हमेशा ऐसे ही होता है, जब यहाँ पर तुमने लिखा तो तुम्हारा मैम और आई जो है ना वो मिक्स हो गया और वो मामी बन गया। और तुम व्हाट्सएप पर क्वेरीज पूछते हो ना, तो क्या करते हो, वहाँ से तुम्हारा एम गायब हो जाता है और वो मैम की जगह सिर्फ माँ रह जाता है ना। तुम्हारे साथ ये चलता रहता है कुछ ना कुछ। अच्छा, अब तुम बोल रहे हो आई हैव डाउट इन क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे नहीं लिखना है बेटा, क्या डाउट है वो आप लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या डाउट है वो आप लिखो। जैसे अब संयम पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होना चाहिए या सी क्यों नहीं है, तो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी और को भी डाउट है तो देख लीजिएगा। सी पार्ट में लिखा है एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय ग्रोथ, तो ये तो नहीं हो सकता ना, एक्सपेंशंस विल बी फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शंस, तो सी आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अंश आप कह रहे हो कि क्या इसका आंसर ए नहीं होना चाहिए? इसका आंसर तो बेटा ए ही है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए ही है। कशिश पूछ रहे हैं मैम क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आया है। अगर किसी और को भी नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बात हो रही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। तो कशिश इसको आप माइंड में रखो, पेप्सी और कोक दो ऐसे प्रोडक्ट जिस पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इसके चांसेस कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। सो सपोज पेप्सी और कोक
ठीक है, पेप्सी का प्राइस है लेट अस सपोज 26, कोक का प्राइस है 25, ठीक है, और आप जो है पेप्सी पीते हो, आप पेप्सी के शौकीन हो, पेप्सी का प्राइस हो गया लेकिन 26, कोक का हो गया है 25। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस सिचुएशन में आप पेप्सी छोड़ के कोक पे शिफ्ट कर जाओगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहली सिचुएशन है गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट। क्लोजर सब्स्टिट्यूट का मतलब है हम पेप्सी लें या कोक लें हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अगर हैं तो आप पेप्सी छोड़ के कोक पे शिफ्ट कर जाओगे। देयर इज़ लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। सो लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग मीन्स सपोज़ ऐसा नहीं है कि आपको पेप्सी इस पर्टिकुलर शॉप से मिलती थी, कोक के लिए आपको 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ से पेप्सी ले रहे थे वहीं से आपको कोक भी मिल जाएगी, तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है स्विच करने की, तो क्या चांसेस हैं कि आप इसमें स्विच कर जाओगे, ठीक है। देन देयर इज़ लोअर इनकन्वीनियंस। आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है, आप इजीली अगर कोक पे शिफ्ट कर सकते हो तो आप कर जाओगे। अगर आपको कोई इनकन्वीनियंस हो रही है, सेम चीज़ आपको पेप्सी तो यहाँ मिल रही है, कोक आपको 5 किलोमीटर आगे मिलेगी, अगर आपको इनकन्वीनियंस हो रही है तो आप सोचोगे, लेकिन अगर आपको इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है तो फिर क्या करोगे, शिफ्ट कर जाओगे। तो तीनों केसेस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Question number 11. A dealer sells only 2 brands of motorcycles, Royal and Hero. It was observed that when the price of Royal rises by 10%, the demand for Hero also rises by 15%. What is the cross elasticity? क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है, कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो चेंज इन क्वांटिटी इज 15 डिमांड, सो चेंज इन क्वांटिटी इज 15 एंड चेंज इन डिमांड इज 10। तो डिमांड हमारी चेंज हो रही है 15% से और प्राइस हमारा चेंज हो रहा है 10% से, तो 15 अपॉन में 10, ये हमारी इलास्टिसिटी आ जाती है 1.5। 1.5 के साथ प्लस लगाना है या फिर माइनस लगाना है वो डिसीजन हमें खुद लेना है। क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हो रही है तो क्या सिनेरियो रहेगा, अगर तो है सब्स्टिट्यूट तो साइन आ जाएगा प्लस, अगर है कॉम्प्लीमेंट्री साइन आ जाएगा माइनस। कैसे पता चलता है कि समान सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट, हम चेक करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्राइस एंड डिमांड। अब जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस जब एक का बढ़ रहा है तो डिमांड दूसरे की बढ़ रही है, डायरेक्शन सेम चल रही है। ध्यान रखना डायरेक्शन से हम चेक करेंगे सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स, अपने अकॉर्डिंग चेक नहीं करना कि आपने कहा कि ये 2 समान तो मेरे लिए सब्स्टिट्यूट हैं, ऐसी गलती मत करना पेपर में। हम हमेशा डायरेक्शन से चेक करेंगे। तो अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है और दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, दैट मीन्स प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट्स, अकॉर्डिंगली साइन लग जाएगा पॉजिटिव का। सो आंसर इज एस्पिरेशन। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। When elasticity is 0, 0 का मतलब क्या हुआ, it means perfectly inelastic demand। elasticity 0 नॉर्मली किस केसेस में होती है, कुछ बहुत ही ऐसी नेसेसिटीज़ जैसे कि हम बोलेंगे मेडिसिन्स, तो मेडिसिन के केस में डिमांड फ्लक्चुएट नहीं करेगी, आपको जितनी मेडिसिन लेनी है आप उतनी ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अगर सैरिडोन का प्राइस कम हो जाता है तो आप ज़्यादा नहीं खा लेंगे, तो आपको जितनी चाहिए उतनी ही खाएंगे। सो इलास्टिसिटी 0 मीन्स परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइज इन प्राइस विल। कंज्यूमर सरप्लस से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। कंज्यूमर सरप्लस क्या था? Yes, the price consumer is willing to pay minus the price that he actually pays. तो अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कंज्यूमर सरप्लस का क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस विल डिक्रीज. So a rise in price will cause consumer surplus to decrease. Then marginal product is the slope of, बताइए आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14. आपको पता था आंसर या फिर आपने तुक्का लगाया है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपने क्या मार्क किया है? तो कई बच्चे एक्चुअली यहाँ पर कह रहे हैं ए सच में मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इज द स्लोप ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व. अब वो सच में लगता है ऐसा हो सकता है? अब बच्चों ने ये कहना बिल्कुल बंद कर दिया है कि अब ये हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे. सो अगेन सारे आंसर्स इसके अंदर आ रहे हैं, बी सी डी. ओके, लेकिन मैक्सिमम आंसर सी ही आ रहा है. दैट इज़ द करेक्ट आंसर. मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व. ये हमारी बुक में भी है क्वेश्चन, और लेकिन इस क्वेश्चन में गलती हो ही जाती है, तो इसको प्लीज़ आप जो है ना ध्यान रखना कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ द स्लोप ऑफ टीपी कर्व. देन क्वेश्चन नंबर 15, लॉ ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड. लॉ ऑफ प्रोडक्शन हमारे कितने हैं? दो ही तो लॉ हैं हमारे. एक तो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसके अंदर हमारी 3 स्टेजेस हैं, और एक है हमारा रिटर्न्स टू स्केल. अगेन इसमें भी हमारी 3 स्टेजेस हैं. तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन में क्या नहीं आता? तो रिवर्स देखें, रिटर्न टू स्केल आता है, डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज है वो आती है, वेरिएबल प्रोपोर्शन तो लॉ है ही, तो क्या नहीं आता? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. Then very easy question number 16. Which of the following statement is correct related to total cost? उम्मीद है सभी ने आंसर इसका निकाल लिया होगा. आंसर इज बेसिक्स. क्वेश्चन नंबर 17. गलती होने के चांसेस हैं, हो सकता है आप में से मेजॉरिटी ने छोड़ भी दिया हो. किसी को ऐसा भी लगा ये शब्द तो हमने कभी जीवन में सुना नहीं. इन दी Cobb-Douglas production function, the change in output due to increase in one additional unit of an input is called. Cobb-Douglas production function आपकी बुक के पेज नंबर 73 पर है. आपकी इकोनॉमिक्स बुक के पेज नंबर 73 पर है. इट इज़ अ सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन. बताते हैं आउटपुट और इनपुट से रिलेटेड चेंज. सो मैं सपोज करती हूँ कि आपको नहीं पता ये इसका आंसर, तो अगर आपको गैस करना हो, तुक्का लगाना हो, तो आप क्या आंसर दोगे क्वेश्चन नंबर 17 का? अच्छा, आप जो इतना स्पीड से आप लोग आंसर्स देते हो, ओ माय गॉड, सारे आंसर्स आ रहे हैं यार. ए बी सी डी डेफिनेटली सारे ही आएंगे क्योंकि हम लोग गैस वर्क कर रहे हैं. तो देखना मुझे ये है कि मेजॉरिटी आंसर क्या दे रही है. मेजॉरिटी कहीं कुछ रुक रहा है. इट्स ए बी सी, अगेन ए बी सी डी. ओके, ऑलमोस्ट सारे ही आंसर्स हैं. देखो, अब अगर आपको नहीं भी पता और आपको लगाना है तुक्का, तो एक तो ये है कि भाई आपका फेवरेट ABCD या वो टिपी टैप जैसे भी आपको करना हो. लेकिन देखो, Cobb-Douglas फंक्शन है, बता रहा है आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप. इलास्टिसिटी तो ऑब्वियसली हट ही गई. TP और MR तो एक एक चीज़ हो गई ना. ये तो टोटल आउटपुट बताएगा, इसमें आउटपुट और इनपुट का कनेक्शन नहीं आ रहा. TP में सिर्फ आउटपुट आ रहा है. मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? TRN माइनस TRN माइनस 1. ये तो रेवेन्यू से रिलेट कर रहा है. इनपुट आउटपुट कनेक्शन आएगा कहाँ? रिटर्न्स टू स्केल में आएगा ना.
रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है? सारे इनपुट्स बदलने से जब आपका आउटपुट बदलता है, दैट इज रिटर्न टू स्केल। तो अगर अंदाज़ा भी लगाना है तो थोड़ा सा सोच कर लगाओगे, लग जाएगा तुक्का पेपर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा जो गिवन है ना उसको देखना। है ना? तो जैसे अब इसमें लगाना था तुक्का, तो क्या किया, जो क्वेश्चन की लाइन है वो ध्यान रखो। सो द चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। इलास्टिसिटी में तो होता ही नहीं है। टोटल प्रोडक्ट तो ओनली आउटपुट बता रहा है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल आउटपुट। मार्जिनल रेवेन्यू तो रेवेन्यू बता रहा है, वो तो इनपुट आउटपुट बता नहीं रहा। रिटर्न्स टू स्केल दोनों चीज़ें बता रहा है। ड्यू टू चेंजेस इन ऑल द इनपुट्स व्हेन देयर इज अ रिजल्टिंग चेंज इन आउटपुट, इट इज रिटर्न्स टू स्केल। समझ गए तुम? तो तुक्का लगाने के लिए भी थोड़ा सा हमें कुछ सोचना पड़ेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, लेकिन गलती इसमें बच्चे करते ही करते हैं। आई हैव नो आइडिया वाई। देखते हैं आपने गलती करी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। टक 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 टक, डी 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 डी। अरे आपने बिल्कुल गलती नहीं करी है। आंसर इज डिटर्मिनेशन। सभी का आंसर डी है। बहुत ही बढ़िया। और मयंक ने तो लिखा भी है डी 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 डी। बहुत ही बढ़िया। तो आंसर इज डी। इसमें गलती होने के लिटरली चांसेस रहते हैं। 2 क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, तो जिसका भी गलत हुआ है ना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार पेपर में आ भी चुका है, तो इसलिए ना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द फर्म इज इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, perfect competition, long run equilibrium, which of the following is true? लिखिए आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ए डी बी ए बी बी ए ओ मेजॉरिटी इज विद ए सी इज इक्वल्स टू एम आर। ये कैसे सोचा है आपने? मेजॉरिटी इज विद ए। हाँ, जितने स्टूडेंट्स ने आंसर्स पहले दिए थे अभी सब ने चेंज कर दिया है, अभी वो बी सी डी पर आ चुके हैं। लेकिन ये ए कहाँ से ढूंढ के लाए हो आप? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ए सी इज इक्वल्स टू एम आर, ये कहाँ से कैसे सोचा है ये आपने? आप बताओगे ज़रा। ए सी इज इक्वल्स टू ए आर होता तो भी मेरे को समझ में आता। आप क्या सोच रहे हो? ए सी इज इक्वल्स टू एम आर, आप सोच क्या रहे हो? क्या सोच रहे हो? बताना ज़रा मुझे इसका एक्सप्लेनेशन। ए सी इज इक्वल्स टू एम आर कैसे है? अच्छा, तुम भी सोच ही रहे हो कि क्या लिखे, अभी तक इसने कुछ नहीं लिखा। तुक्का मारा हुआ है। अच्छा, सबने तुक्का ही लगाया है। तो तुक्के में नंबर, इसका मतलब इस बार ए का आ रहा होगा। बी सी डी तुम लगा चुके होगे तो ये नंबर ए पर आया होगा, ऐसा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास रहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं। वो हमेशा कहाँ होंगे? शॉर्ट रन में। याद है वो एग्जाम्पल जब मम्मी ने आपको भेजा कुछ सामान लाने के लिए और आप गुस्से में गए हो सामान लाने के लिए और वो प्राइस आप ज़्यादा देकर आ गए हो? सो दैट इज़ द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वो हो सकता है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो ना तो ये सिचुएशन है, ना तो ये सिचुएशन है, ना तो ये सिचुएशन है। सिचुएशन आएगी नन ऑफ दीज की। और इसमें इंस्टीट्यूट का आंसर जो है वो गलत है। तो बाई चांस अगर आप इंस्टीट्यूट के आंसर्स देखो तो उन्होंने आंसर सी दिया हुआ है, तो वो गलत है। फर्म्स डेफिनेटली दे नेवर अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। तो ये आंसर गलत है ICAI का। तो करेक्ट आंसर इसमें रहेगा नन ऑफ दीज। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ
गुड इज, उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा, क्वालिटी ऑफ अदर गुड सैक्रिफाइस्ड टू गेट अनदर यूनिट ऑफ दैट गुड। ठीक है, काफ़ी बच्चे लिख रहे हैं कि मैम हमें तो बहुत इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस, और क्या ये पेपर का लेवल है। देखो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये मॉक टेस्ट किसने इशू किया है? किसने इशू किया है? ICAI ने किया है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बॉडी यही है, पेपर का लेवल भी यही है जिस लेवल के टेस्ट इशू हो रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं, और इसको दूसरे शब्दों में हम हमेशा क्या कहते हैं कि आपकी तैयारी जब अच्छी होती है तो क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा आसान हो जाते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स में इतना मान के चलो, एक इंस्टीट्यूट का ट्रेंड बना हुआ है, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको लगेगा आपने देखे नहीं, कहाँ से आए हैं। वो एक ट्रेंड है, वो फॉलो हो रहा है पेपर के अंदर, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें हम गेस वर्क कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि तुक्का हमारा लग जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। 10 to 20 में जिसको डाउट है आप प्लीज़ डाउट पूछ लीजिए। क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20। अजय कह रहे हैं कि मैम क्वेश्चन नंबर 11 में साइन का फिर से बता दीजिए। देखो साइन का आप फिर से देखो, सब्स्टिट्यूट, जो हमारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा होती है पॉजिटिव, और जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं इनकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा होती है नेगेटिव। तो अगर समान सब्स्टिट्यूट है तो हम साइन लगाएंगे पॉजिटिव, अगर समान कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम साइन लगाएंगे नेगेटिव। कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन से। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस के कम होने पर डिमांड भी कम हो गई, सब्स्टिट्यूट्स। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो गई, या फिर प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरीके से आपको साइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद नमन पूछ रहे हैं 19 क्वेश्चन में आंसर बी क्यों नहीं हो सकता? बी तो एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्योंकि स्पेसिफिकली लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात की गई है, इसलिए हम लॉन्ग रन के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं कि फर्म विल बी अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, इसलिए आंसर इज डिटर्मिनेशन। उसके बाद ओके, और कोई डाउट अभी नहीं है? फिर से देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो 11 to 20 तो पूछ लीजिए। नमन आप कह रहे हैं कि TR इज इक्वल्स टू TC नॉर्मल प्रॉफिट होता है? नहीं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, AR इज इक्वल्स टू AC ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है, TR और TC नहीं। इसको हमेशा डिनोट हम एवरेज से करते हैं। हिमांशु कह रहे हैं कि मैम इन स्टडी मटेरियल इट इज़ रिटन दैट इग्नोर नेगेटिव साइन। तो हिमांशु, अगर स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखना। स्टडी मटेरियल में लिखा है इग्नोर नेगेटिव साइन इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, और स्पेशली लिखा गया है नेवर इग्नोर द साइन इन केस ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो आपको साइन इग्नोर करना है कहाँ? प्राइस इलास्टिसिटी के केस में। क्रॉस प्राइस के केस में जहाँ पे साइन इतना रेलेवेंट है, इनकम इलास्टिसिटी के केस में जहाँ पर साइन इतना रेलेवेंट है, वहाँ पर आपको साइन इग्नोर नहीं करना है। Question number 21, which is not the characteristic of monopolistic competition? Very easy. Major जो characteristic, homogeneous product, ये हमारा characteristic नहीं है। monopolistic का तो मतलब ही क्या है? Product should be differentiated. Then large number of sellers होते ही हैं, freedom of entry exit है, and non price discrimination.
देन डिमांड कर्व इन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. डिमांड कर्व तो हमने चेक किया था, इसका तो नेचर, इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. वही रहेगा, हायर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड. तो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग में हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इनइलास्टिक या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इलास्टिक. सो मोनोपोलिस्टिक में क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इलास्टिक. इलास्टिसिटी कभी भी चेक करनी हो ना, हमेशा सब्स्टिट्यूट से चेक करेंगे. जहाँ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ इलास्टिक रहेगा, जहाँ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ इनइलास्टिक है. सो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड मोर इलास्टिक. Then again easy question, question 23. Concept of price rigidity in Sweezy's model is related to oligopoly market. Which of the following statement is incorrect? Question number 24. There is no difference between a firm and an industry. पहले ये बताओ स्टेटमेंट ए करेक्ट है या इनकरेक्ट. स्टेटमेंट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट है या इनकरेक्ट. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड एन इंडस्ट्री. इनकरेक्ट, 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 करेक्ट, इनकरेक्ट. ओके. और एक स्टूडेंट का वो मिस हो गया, चैट बहुत जल्दी ऊपर चला गया. आपने कुछ लिखा था कि इस केस में करेक्ट है और इस केस में इनकरेक्ट है. हाँ, जैसे अमन लिख रहे हैं कि इट इज़ करेक्ट इन केस ऑफ मोनोपोली. ईशान कह रहे हैं कि इट इज़ करेक्ट इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. नहीं नहीं ईशान, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो बिल्कुल भी ये करेक्ट नहीं है. फर्म और इंडस्ट्री बिल्कुल सेपरेटेड हैं. प्रेरणा भी कह रही है इन मोनोपोली इट इज़ करेक्ट. येस, फर्म और इंडस्ट्री, देखो अगर जनरली हम कहेंगे तो स्टेटमेंट तो ये गलत है, बिकॉज सारी फर्म्स मिलाकर के क्या बनाती हैं, इंडस्ट्री. लेकिन सिर्फ मोनोपोली में क्या होता है, क्योंकि वो सिंगल फर्म ही है तो वही फर्म है वही इंडस्ट्री है. तो एज सच तो ये इनकरेक्ट है. अभी बाकी देख लेते हैं हम. मोनोपोलिस्ट में रेज द प्राइस एंड रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट. हाँ, ये तो मोनोपोलिस्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट इज करेक्ट. हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड फॉर सेल इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब ही नहीं बनता. परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो सामान कैसा है आपका, होमोजीनियस. इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज पिक्यूलियर, डेफिनेटली. मोनोपोलिस्टिक की तो खास बात ही क्या है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. तो अब ए भी गलत आ रहा है, सी भी गलत आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर हम क्या मार्क करेंगे, आंसर हमारा रहेगा कॉन्फिडेंस. क्योंकि फिर हम यहाँ पर प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जो ए सिचुएशन है वो किसकी बात कर रही होगी, मोनोपोली की. तो जहाँ पर अब आपको दो दो करेक्ट इनकरेक्ट मिल रहे हैं ना, वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन निकालना पड़ेगा. तो फिर ए में हम क्या सोच लेंगे कि ठीक है फिर आप मोनोपोली की बात कर रहे, लेकिन सी तो पक्का पक्का हर हालत में गलत है. परफेक्ट कंपटीशन में सामान हमेशा होमोजीनियस होना चाहिए. फिर आगे चलते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब पता नहीं आप लोग इसको कर पाए या नहीं. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या कहते हो, क्वेश्चन नंबर 25. A B C A D A. मेजॉरिटी ने इसको कर लिया है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपका सेम है ना. आप कहीं फॉरेन एक्सचेंज आप एक्सचेंज करते हो जब आप करेंसी, तो इट इज़ द सेम थिंग, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन 26. किस सिचुएशन में अंडर विच मार्केट फॉर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट, हो ही नहीं सकता. तो किस में नहीं हो सकता, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. द रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी.
ये तो सीधा सीधा रिलेशनशिप है, MR इज इक्वल्स टू AR इंटू E-1 में E. Then price elasticity for monopolistic firm. Monopolistic differentiated product है, substitutes बहुत सारे available हैं, elasticity हमेशा हमारी क्या रहेगी, greater than 1. Then question number 29, dynamic fare charged by the Indian Railways. ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. सो डायनेमिक फेयर मीन्स किसी से डिफरेंट फेयर चार्ज करना, किसी से डिफरेंट, सो दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. देन क्वेश्चन नंबर 30th, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली when seller should have some control over the supply. Price elasticity should be different in different sub-market. Seller should be able to divide his market into 2 or more sub-market या फिर none of these. तो हमने सीखा था elasticity बहुत important है. Elasticity आपकी different market में different होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, price discrimination. अब फिर से एक बार रिवाइज करें इलास्टिसिटी कैसी होनी चाहिए. तो वहाँ पर हमने सीखा था जहाँ पर डिमांड आपकी इनइलास्टिक है, जहाँ पर डिमांड आपकी इनइलास्टिक है वहाँ पर प्राइस आपको बढ़ाना चाहिए, आप फ़ायदे में रहोगे. और जहाँ पर डिमांड आपकी इलास्टिक है वहाँ पर प्राइस आपको कम करना चाहिए, आप फ़ायदे में रहोगे. तो एक जगह प्राइस है ज़्यादा, एक जगह प्राइस है कम, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन. कहाँ पर बेस्ट होती है, जहाँ पर इलास्टिसिटी डिफरेंट रहती है. तो आंसर इज़ बेसिक्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 हमने कर लिए हैं. पहले ये बताओ किसके 30 के 30 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं. 30. अब बच्चे कह रहे हैं मैम क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे टफ होते चले जा रहे हैं. तो अभिमन्यु कह रहे हैं कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं. बहुत ही बढ़िया अभिमन्यु. अब अच्छा, आप 25 करेक्ट हैं, 26 करेक्ट हैं, 28 करेक्ट हैं. तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है. जो गलतियां हमसे हो रही हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में फिर वो गलती हम रिपीट नहीं करेंगे. ठीक है, फिर आगे चलते हैं 31 टू 40. जिनको डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. विशेष कह रहे हैं क्वेश्चन में 22 का आंसर बता दो. 22 का आंसर विशेष कॉन्फिडेंस है. डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड मोर इलास्टिक डिमांड कर्व. प्रेरणा भी कह रही हैं 22 और 23. Twenty-two प्रेरणा आंसर इज कॉन्फिडेंस. एंड 23rd प्राइस रिजिडिटी इन स्वीजीज मॉडल. आंसर इज एस्पिरेशन ओलिगोपॉली मार्केट. बच्चे कह रहे हैं अभिमन्यु को कोरियर से चॉकलेट भेज दीजिए. भेज देते हम, अगर ये कोविड वाला इशू नहीं होता. अभी कोरियर से चॉकलेट नहीं भेज सकते. खुशी कह रही है मैम हम फाउंडेशन के डिस्काउंट्स इंटर में ले लेंगे. खुशी डिस्काउंट तो कोई नहीं मिलेगा. तुम शायद कहना चाह रही हो कि हम फाउंडेशन की चॉकलेट इंटर में ले लेंगे, हम फाउंडेशन के कैश प्राइस इंटर में ले लेंगे. हाँ वो ले लेना आप, ज़रूर हम भी खुशी खुशी देंगे आपको. रोहन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन में 26 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर हो ही नहीं सकता. तो हमारा आंसर रोहन, हम हमेशा इस केस में परफेक्ट कंपटीशन मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता प्राइस डिस्क्रिमिनेशन.
उसके बाद जो है एक रिक्वेस्ट आ रही है कि 25th क्वेश्चन बता दीजिए, लेकिन ये रिक्वेस्ट आ रही है Redmi Note 8 से। तो सॉरी, मैं तो सिर्फ स्टूडेंट से ही बात करती हूँ, तो ये Redmi Note 8 को तो मैं कोई क्वेश्चन नंबर 25 नहीं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद डाउट्स हो गए हैं, डाउट्स के साथ साथ बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, मैम हमारे क्वेश्चंस भी हो गए हैं। प्रेरणा, आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 22 इट शुड बी इन इलास्टिक। नहीं, हमने अभी तो डिस्कस किया था ना, जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट्स होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, सो डिमांड विल मूव टुवर्ड्स इलास्टिसिटी, इसलिए आंसर इसका कॉन्फिडेंस रहेगा। अंश कह रहे हैं कि मैम क्वेश्चन, अंश आज तो तुमने मैम लिख दिया है, वाकई में ये ना तो मामी है और ना तो माँ है, ये तो तुम्हारे क्वेश्चन का रिप्लाई देना बनता है। क्वेश्चन 25 में ऑप्शन डी क्यों नहीं है? डी नहीं हो सकता, फॉरेन एक्सचेंज हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है, किसी भी करेंसी कन्वर्टर से एक्सचेंज करा लो आपको सामान सेम ही मिलेगा। तो आगे चलते हैं 31 to 40। When a small change in price leads to a large change in demand, तो हम क्या बोलते हैं? डिमांड इज इलास्टिक। प्राइस में थोड़ा सा चेंज, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इन लॉ ऑफ सप्लाई। वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बट फिर भी प्लीज़ इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपने आंसर क्या मार्क किया? डी 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 डेफिनेटली सबका आंसर करेक्ट है। रिलेशनशिप इज डायरेक्ट। यहाँ पर भी ICAI का आंसर गलत है, उन्होंने आंसर दिया हुआ है एस्पिरेशन। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बाई चांस अगर आप आंसर देखें तो वो आंसर उनका जो है गलत है। Then question number 33, stages in law of variable proportion is 3। ये तो कोई बहुत ही अच्छे कर्म करे हुए होते हैं ना, तो उसका फल मिलता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे सामने आते हैं। और जिन बच्चों को सारे ही क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, मतलब कर्म आपने बहुत अच्छे करे हुए हैं, मेहनत भी खूब करी हुई है, कर्म भी अच्छे करे हुए हैं, क्योंकि CA करने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, मेहनत भी और दुआएं भी। Then question number 34, certain benefit an industry gets when it expands its scale of production। जब भी स्केल ऑफ प्रोडक्शन एक्सपैंड होता है हमें मिलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इंटरनल इकोनॉमीज। देन इंटरनल इसलिए क्योंकि ये हम अपने रेफरेंस से कह रहे हैं, एक्सटर्नल वो होते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सो इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो अपनी वजह से हैं। सो इसलिए हम अगर हमें एक ही ऑप्शन चूज़ करना है तो हम चूज़ करेंगे इंटरनल इकोनॉमीज। देन क्वेश्चन नंबर 35, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, वेरी इजी। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, शेप ऑफ TR कर्व। टोटल रेवेन्यू कर्व की शेप क्या होती है? इन्वर्टेड U शेप्ड। आपका क्वेश्चन आ रहा है कि अगर पेपर में भी गलत आंसर की आई तो वी कैन ओनली प्रे कि ऐसा ना हो। अगर आई तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो उस समय ठीक लगेगा वो करेंगे हम। इसलिए इन क्वेश्चंस के तो कोई आंसर नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद है कि पेपर में ऐसा ना हो, और पेपर में ऐसा होता नॉर्मली नहीं है। ये वाली जो चीज़ें आती है ना, मॉक टेस्ट, RTP, इसमें फिर भी एरर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फाइनल पेपर में एरर्स होते नहीं हैं। तो वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्लीटली तुक्का लगाना है आपको, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट वाज मेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 37 लगाइए अपना अंदाज़ा, बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होगा।
सो ABCD एंड ABCD डेफिनेटली, क्योंकि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं यहाँ पर हमारे कोर्स से बाहर है ये डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज मेड बाय, कोई भी एक मेजॉरिटी पे नहीं चल रहा, सारे ही आंसर्स हैं यहाँ पर। करेक्ट आंसर इज एस्पिरेशन। तो अगर आपका तुक्का लग गया है, इसका मतलब किसी ना किसी की मदद करी हुई है तुमने और उसका रिटर्न तुम्हें मिल गया। और अगर आपका तुक्का नहीं लग रहा है, इसका मतलब किसी ना किसी को तंग आप कर रहे हो, जो आपको करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 38, द फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम इन, अभी हम डिस्कस कर रहे थे मोनोपोली। फॉर लग्जरी गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. Long run average cost curve is, it is U-shaped. It is also called enveloping curve. So the answer is confidence. Extra easy थे 31 to 40, आगे चलते हैं 41 to 50. आपके डाउट्स आप पूछ लीजिए 31 to 40. काफ़ी इजी ही था, किसी का भी कोई भी डाउट नहीं आया। क्वेश्चन सिर्फ आप 38 का आंसर पूछ रहे हो, 38 का आंसर बेसिक्स है। क्वेश्चन नंबर 41, अंडर परफेक्ट कंपटीशन सप्लाई कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, बताइए आंसर आपने क्या लिखा। क्या आपका आंसर आपको पता था या आपने अंदाज़ा लगाया? रोहन, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू सो मच। और साथ ही रोहन ने सबको थैंक यू बोला है। सबसे मुझे पता नहीं कि सबसे आपका रेफरेंस क्या है, लेकिन हम सब थैंक यू ले लेते हैं, मैं भी और हमारे सारे स्टूडेंट्स भी। तो आंसर जो आ रहा है ए मैक्सिमम आ रहा है। ओके, बी और डी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं मैक्सिमम आंसर इज ए, मेजॉरिटी बिल्कुल सही चल रही है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द सप्लाई कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम द MC कर्व। हमने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को क्लास में टच नहीं करा क्योंकि ये ग्राफ पर बेस्ड था, इसीलिए मुझे लगा था कि शायद आप नहीं कर पाए होगे, लेकिन मेरी उम्मीद से आप लोग आज बहुत आगे चल रहे हो। करेक्ट आंसर मेजॉरिटी ने मार्क किया है, आंसर इज ए। और क्वेश्चन नंबर 42 भी मुझे लगता है कि आपने नहीं करेक्टली मार्क किया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइएगा। तो 42 बी 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 सी B, 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 B. Okay. So when goods are complementary, indifference curve is, तो majority भी क्या ऑलमोस्ट सभी ने मार्क किया है, is convex to the origin. देखिए ये जो टेंडेंसी है IC कर्व की शेप की, ये नॉर्मल केसेस में होती है। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ना, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन विद अ राइट एंगल बेंट। तो इसको प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जनरली इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में स्ट्रेट लाइन विद अ राइट एंगल बेंट। और साथ में यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूट्स के केस में इट टेक्स फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस। तो क्योंकि ये ग्राफ के बेसिस पर है ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 42, जनरली IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में 2 स्ट्रेट लाइंस विद अ राइट एंगल बेंट। सब्स्टिट्यूट्स के केस में पैरेलल लाइंस। जितने का भी आपका इंडिफरेंस मैप है, 2, 3, 4 लाइंस, आप लाइंस रहेंगी, आपकी कर्व नहीं बनेगा, और वो भी पैरेलल लाइंस। ठीक है, ट्रिपल स्टार मैंने ऑलरेडी लगाया है, दोनों क्वेश्चन पे स्टार्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू IC, MRS ऑफ 1 गुड, इट मस्ट बी इक्वल टू प्राइस रेशो। दोनों ही सिचुएशन इक्विलिब्रियम की हैं।
When AC is equals to AR, situation is of normal profit. Then question number 45. Demand for factors of production is derived demand. क्योंकि मेन आउटपुट से डिमांड जो है ये इफेक्ट होगी, प्रोडक्ट के बेसिस पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो है डिमांड रहेगी. सो दिस इज डिराइव्ड डिमांड. एंड प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बेसिस पर ये है. MP मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पर हम प्रोडक्शन बढ़ाते चलते हैं, तो जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड जो है वो राइज करेगी. सो प्रोड्यूसर्स डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्न्ड बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 47. A rise in supply and demand in equal proportion will result in. तो अगर आपके प्रोडक्ट के केस में सप्लाई भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, सो दैट मीन्स नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस. दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो प्राइस में चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्वांटिटी डेफिनेटली मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी. सो आंसर इज कॉन्फिडेंस. स्लोप ऑफ आइसोक्वांट तो आपको पता ही है, द स्लोप इज डाउनवर्ड्स टू द राइट. Then cross elasticity between tea and coffee. Tea and coffee theoretically, books के example के हिसाब से they are substitutes, so the cross elasticity is positive. And question number 50. When the output increases from 20 to 30, TR increases from 400 to 500, then what is the MR? बताइए आपका आंसर. मुझे सिर्फ दो ही ऑप्शन दीजिएगा, या तो आंसर बी हो सकता है या तो आंसर डी हो सकता है. ए और सी हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है. तो या तो आंसर आएगा बी और या फिर आएगा डी, और आपने दोनों ही देने शुरू कर दिए हैं. दोनों ही आंसर्स आप दे रहे हैं. तो देखिए चेक करते हैं. देखो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस TRN minus TRN minus 1. So difference of 500 and 400. So MR is 100. तो अगर MR 100 है तो आंसर हमारा बनता है none of these. लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा आपको पर यूनिट चेक करना होता है. यहाँ पर यूनिट का डिफरेंस एक यूनिट का नहीं है. यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा 20 यूनिट्स और 21 यूनिट. अगर ऐसा लिखा होता तो आंसर हो जाता 100. यहाँ पर लिखा है 20 और 30, दोनों के बीच में एक यूनिट का गैप नहीं है, दोनों के बीच में 10 यूनिट का गैप है. तो ये जो MR 100 है ये 10 यूनिट के डिफरेंस पर है, और हमें कैलकुलेट करना है सिंगल यूनिट पर. तो अगर 10 यूनिट्स पर 100 है तो सिंगल यूनिट पर 10 है. सो आंसर इज बेसिक्स. खास ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर गलती होने के चांसेस बहुत सारे हैं. ठीक है. और देखते ही देखते हम आ गए लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे. तो कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 60, और आपके डाउट आप पूछ सकते हो 41 to 50. अजय कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बता दो. तो अजय क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है कॉन्फिडेंस. शिवम आप बारी बारी कह रहे हो कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, पर क्योंकि मुझे कोई और स्टूडेंट नहीं कह रहा तो आई प्रिज्यूम शायद आपके सिस्टम पर कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप एक बार चेक कीजिएगा. सार्थक कह रहे हैं 42 का आंसर है सी.
कशिश कह रहे हैं 44 का आंसर है बेसिक्स, 49 का आंसर बेसिक्स, सार्थक आप कह रहे हो 42 का आंसर बी क्यों नहीं है? मैंने एक्सप्लेन करा था ना, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट। उसके बाद शिखा कह रही है क्वेश्चन नंबर 45, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। शिखा, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स की डिमांड हमेशा आउटपुट की डिमांड पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, बताइए आपके हिसाब से आंसर। क्वेश्चन 51। डी एंड सी, ओके। सो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं डी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशेस एंड टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सी, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि जो डिमिनिशिंग रिटर्न हमारी स्टेज है ना, वो तो है स्टेज 2, वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या रहता है? मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशेस एंड टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था बोथ ए एंड सी, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड एमपी डिमिनिशेस। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास गिवन है ए एंड बी, और इंस्टीट्यूट आंसर दे रहा है डिटर्मिनेशन। तो लेकिन अगर हम स्टेज देखें तो ये स्टेज 2 है, और ये ए और सी जो है ये दोनों इसकी सिचुएशंस हैं, तो आंसर होना चाहिए था बोथ ए एंड सी, लेकिन इंस्टीट्यूट इसमें आंसर दे रहा है डिटर्मिनेशन। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पर। ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। So question number 52, answer is TR is equals to TC. तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ICI के साथ चल रहे हैं, आंसर इज डिटर्मिनेशन। अगर पेपर में क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होता है, आप भी मार्क कर दीजिएगा डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रेक इवन पॉइंट, आंसर इज एस्पिरेशन, total revenue is equals to total cost. Then moving on to question number 53. Negative return sets in at this stage. Negative return आपके कब आ जाते हैं? जैसे ही MP is negative. So question number 53rd answer is aspiration. Then question number 54, the problem what to produce. What to produce का क्या मतलब है? Choice of goods and services. So 53 answer is aspiration, 54 answer is confidence. I'm sorry, 54 also answer is aspiration. फिर आगे चलें, when violation of law of demand occurs. Violation of law of demand, तो ऐसे तो लिखा है कि वायलेशन है लॉ का, लेकिन इसका सिंपल मतलब क्या है भाई? लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी कम, प्राइस कम क्वांटिटी ज़्यादा। वायलेशन का मतलब है प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा, प्राइस कम क्वांटिटी कम। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट
किस वजह से होता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया था कि लॉ ऑफ डिमांड के 2 रीज़न होते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर लॉ ऑफ डिमांड वायलेट हो रहा है यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब लॉ ऑफ डिमांड के फेवर में नहीं है, इससे ऑपोजिट चल रहा है, दोनों ही नेगेटिव हैं। ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इनकम इफेक्ट कम है या फिर इनकम इफेक्ट ज़्यादा है। रियल लाइफ में दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली आंसर हम हमेशा ये देते हैं डिटर्मिनेशन कि इनकम इफेक्ट का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर्ड टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है 2 वजह से, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर ये वायलेट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वायलेट का मतलब है इनकम इफेक्ट भी फेल हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी फेल हो गया। दोनों में से किसका फेल ज़्यादा है, रियल लाइफ में किसी का भी हो सकता है, बट अगर हमें थ्योरेटिकली आंसर लिखना है तो हम मानते हैं इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर एज कंपेयर टू दी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क हमें हमारी इनकम से पड़ता है एज कंपेयर टू दी सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 56। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज मोर इलास्टिक अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देन मोनोपोली। भाई सीधी सीधी बात है, मोनोपोली के केस में तो डिमांड कैसी रहती है, इन इलास्टिक कहेंगे ना हम, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स है नहीं। मोनोपोलिस्टिक के केस में डिमांड कैसी रहती है, इलास्टिक। तो कह रहे हैं भाई ऐसा क्यों है कि मोनोपोलिस्टिक के केस में डिमांड इलास्टिक है, तो इसका तो एक ही आंसर होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो डिमांड अगर आपकी इलास्टिक चल रही है दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, इसीलिए कंज्यूमर स्विच करता जा रहा है आपके प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर। फिर चलें क्वेश्चन नंबर 57 पर। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बतानी है आपको। सप्लाई रिड्यूस हो रही है फ्रॉम 100 to 50 यूनिट्स, प्राइस फॉल हो रहा है फ्रॉम 20 to 10 यूनिट्स। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखो इसमें मेथड तो दिया नहीं है, आर्क इलास्टिसिटी या फिर पॉइंट इलास्टिसिटी, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करो। एक से आंसर आएगा 0.9, एक से आंसर आएगा 1, दोनों ही केसेस में आप आंसर मार्क कर देना एस्पिरेशन। ठीक है, वैसे जनरली अगर नहीं लिखा है आर्क इलास्टिसिटी सो वी प्रेफर पॉइंट इलास्टिसिटी, और पॉइंट से आंसर आपका एग्जैक्टली एक्यूरेट 1 ही आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 58। द गवर्नमेंट ऑफर मिनिमम अश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर्स। तो ये जो गवर्नमेंट का प्राइस है इसको हम एडमिनिस्टर्ड प्राइस भी बोलते हैं या फिर हम इसको सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। So question number 57 answer is aspiration, 58 answer is basics. The price in collusive oligopoly is decided by, collusive oligopoly है ना, यानी कि syndicated, मतलब कि मिलकर के काम कर रहे हैं, तो जो लीडर होगा वो डिसाइड करेगा प्राइस। कॉल्यूसिव मीन्स सिंडिकेटेड, कार्टेल बना रखा है हमने और फिर हम काम कर रहे हैं, सो द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द लीडर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 60th। तो आप अपना आंसर भी बताओ और ये भी बताओ कि आपने इसको सॉल्व कैसे किया। मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे पास कमोडिटी वाई के लास्ट यूनिट से 50 यूनिट्स, और मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है 10, कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम में, तो कमोडिटी वाई का प्राइस कितना होगा? तो आंसर आप दे रहे हो, लेकिन वो भी बताओ कि आपने निकाला कैसे है। अभी तो आप सिर्फ आंसर ही लिख रहे हो।
तो एक आंसर आ रहा है कि आंसर डी है, क्योंकि हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। ओके, अमन आपने आंसर क्या दिया है वो शायद क्लियर नहीं हुआ। अंश कह रहे हैं MU इज इक्वल्स टू प्राइस, तो आंसर आपका क्या है? आंसर भी लिखिए और एक्सप्लेनेशन भी लिखिए। ईशान कह रहे हैं बिकॉज कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, लेकिन ईशान आपका आंसर क्या है? सोच रहे हैं अभी आप लोगों के रिप्लाई इतना फास्ट आ नहीं रहे हैं, यानी कि अभी सभी सोच रहे हैं इस क्वेश्चन पर। मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट कमोडिटी वाई लास्ट यूनिट 50 यूनिट्स, marginal utility of money is 10, consumer is in equilibrium and consuming commodity Y only, और हमें बताना है commodity Y का प्राइस। तो वैसे तो जो आप कह रहे हो ना कि it cannot be solved, तो कि हम सॉल्व कर नहीं सकते कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि कमोडिटी एक्स तो है ही नहीं। नॉर्मली हम देखते हैं ना कंज्यूमर दो चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, फूड और क्लॉथ। अब ये अपने आप में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि कंज्यूमर सिर्फ वाई कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर सिर्फ वाई कंज्यूम कर रहा है, उसको 50 यूनिट्स चाहिए, और मार्जिनल यूटिलिटी मनी की जो है वो 10 है। तो क्या किया जाए? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं 50/10, कुछ कह रहे हैं 10/50, कुछ कह रहे हैं कि इसका आंसर भी 10 ही होगा। तो और सोच लो आप, क्वेश्चन के अंदर है डिफेक्ट, क्वेश्चन प्रॉपरली क्लियर नहीं है, क्वेश्चन के अंदर डिफेक्ट है। तो अब क्या किया जाए, क्या आंसर निकाला जाए? तो अमन कह रहे हैं बेसिक्स, अनुश्री कह रही हैं 50/10, प्रेरणा कह रही है मैम हम तो स्किप कर देंगे क्वेश्चन। एक्चुअली में बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ अंदाज़ा ही लगाना है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके, कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं 50/10 हम करेंगे। तो देखो ICI ने इसका आंसर एस्पिरेशन दिया है 50/10, कि अगर आप 50 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो और मार्जिनल यूटिलिटी मनी की 10 है, तो कह रहे हैं कमोडिटी वाई का प्राइस जो है 5 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं है, और हमारे इस पूरे मॉक टेस्ट में आपने देखा होगा टोटल 3 क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आए हैं जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। जो हमें बेस्ट समझ में आया हमने वो किया है, और ये पेपर के अंदर रहेगा, ये पेपर के अंदर रहेगा। मैं तो आपको कह रही हूँ 7 से 8 क्वेश्चंस मान के चलना। इस मॉक टेस्ट में सिर्फ 3 ही आए हैं, तो हमारा टारगेट 60 मार्क्स में से 60 का तो नहीं है, 55 अबव मार्क्स का जो है हमारा टारगेट है, और वो हमने अचीव हम करेंगे, 100% अचीव हम करेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ना, ये हैपहैज़र्ड वाले उल्टे पुल्टे, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इस पर ज़्यादा आप परेशान मत हो। हैं क्वेश्चंस पेपर में, कुछ नहीं कर सकते। बेस्ट वही था जो आपने कहा था कि मैम इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम स्किप कर देंगे, बिकॉज अगर हम गलत करते हैं तो देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। तो वो डिसीजन आपको लेना है कि आपको स्किप करना है या फिर आपको अटेम्प्ट करने का रिस्क लेना है, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस है बैलेंस 57 क्वेश्चंस पर, जो हमने अच्छे से कर लिए हैं। मेजॉरिटी ने कहा कि बहुत आसान भी थे, और आपकी परफॉर्मेंस से मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक्स की तैयारी आपकी अच्छी है, आप सबकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है, और ऐसे ही तैयारी जो है आप करते रहिए। तरुवर कह रहे कि मैम मज़ा आ गया, क्या बात है, हमें भी बहुत मज़ा आया। क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, और 57 मार्क्स का हमारा अंदाज़ा है कि हम इजीली ले लेंगे, तो ये हमारा टारगेट है। तो अच्छे से फिर आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी ही। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, फिर हम अकाउंट्स के भी मॉक टेस्ट और रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लास फिनिश करने से पहले कुछ आपको पूछना हो, कुछ कहना हो
चलिए फिर जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।